मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम सुजाता राव है। मैं मिनी गुरुकुलम मेदक की प्रधानाचार्य हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कई दिन हो गए आपसे मुलाकात करके। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे कहानी पाठ पढ़ाने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए हमारे सचिव RS प्रवीण कुमार सर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं कहानी पाठ पढ़ाने के पहले आपको मैं बताना चाहती हूँ कि कहानी का महत्व क्या होता है और कहानी की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले कहानी के महत्व की ओर जाएंगे। जब से इस मानव ने धरती पर जन्म लिया है, वह कहानियों को पसंद करता आया है। आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कहानी के दर्शन होते हैं। कहानी एक मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है। इसका प्रयोग पाठशालाओं में खुलकर किया जाता है। कहानी की परिभाषा। भिन्न भिन्न विद्वानों ने कहानी की परिभाषा अपने अपने ढंग से दी है। प्लेटो ने कहा है कि देह के लिए व्यायाम, मस्तिष्क के लिए संगीत की शिक्षा, और उसी तरह से संगीत भी कथा का एक भाग माना जाता है। अतः कहानी भी शिक्षा देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। एडिसन के कथनानुसार जब भी शिक्षा देनी हो अथवा उपदेश करना हो, कहानी के द्वारा प्रदान करो। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए, कहानी की विशेषताएं क्या क्या हैं, इसके बारे में अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसे होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। कहानी में पात्रों का भरमार नहीं होना चाहिए। पात्र बहुत ही कम पात्रों में कहानी की शुरुआत करनी चाहिए। कहानी के द्वारा बालकों का मनोरंजन होना है। जब भी हम किसी कहानी को पढ़ते हैं तो मनोरंजन उसमें दिखाई देना चाहिए। कहानी में सत्य असत्य दोनों प्रकार के चरित्रों तथा अंधकारपूर्ण और उज्जवल दोनों पक्षों का समावेश होना चाहिए, ताकि बालकों को अच्छे और बुरे की पहचान हो सके। इसमें जो वास्तविकता है उसको प्रकट करनी चाहिए। कहानी का उद्देश्य क्या है? जब हम किसी भी कहानी को पढ़ते हैं तो उसके उद्देश्य के बारे में सोचेंगे। कहानी वास्तविक घटना के आधार पर प्रस्तुत किया हुआ मौखिक या लिखित रूप है। कहानी का मुख्य उद्देश्य पाठकों का मनोरंजन करना है। उन्हें कोई भी शिक्षा देना हो या था किसी वस्तु स्थिति से परिचय करना हो तो हम कहानियों के माध्यम से देते हैं। कहानी में कौन कौन से गुण हैं, इसके बारे में हम अब जानेंगे। कहानी घटना प्रधान होती है। कहानी में व्यंग्य प्रधान पात्रों के अनुकूल होती है और कहानी रस प्रदायनी होती है। कहानी में तरह तरह के रस दिखाई देते हैं। कहानी से मानव जीवन के सभी क्षेत्र में विकास संभव होता है। कहानी पढ़ने से लाभ। जब हम कहानियों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कोई न कोई लाभ होता है। कहानी से चरित्र का निर्माण होता है। कहानी से संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है और कहानी से मनोरंजन भी होता है। कहानी से सोचने और कल्पना करने की शक्ति बढ़ती है। इसीलिए जब आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो किसी न किसी विषय के बारे में सोचकर लिखने की शक्ति को आप आत्मसात कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं कहानियों की पिटारे को लेकर आई हूँ। इसमें बहुत सारे कहानियाँ हैं। तो पहली कहानी मैं शुरू कर रही हूँ। उसका नाम है चुक्की और जब्बार। हाँ, चुक्की और जब्बार। चुक्की और जब्बार यह ऐसी कहानी है, इसमें आपको बहुत मनोरंजन होगा। कुछ बच्चे खेलने के लिए रोज जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी इस कहानी में रोज कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं। तो खेल से मनोरंजन होता है तो आप जानते हैं। तो इस कहानी में आज एक प्लान बनाकर बच्चे जाना चाहते हैं। वह है कि रामू काका के घर जाना चाहते हैं बच्चे।
रामू काका किसके घर जाना चाहते हैं बच्चे? रामू काका के घर जाना चाहते हैं, क्योंकि रामू काका बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और रामू काका के घर में एक आम का पेड़ भी है। बच्चे, आपको तो आम बहुत पसंद है। आम का पेड़ हमारे भारत देश में हर जगह पे दिखाई देता है और इसके पत्ते भी बहुत उपयोगी होते हैं, तो इससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। इसी तरह से बच्चे रामू काका के घर जाना चाहते हैं और कहते हैं कि काका जी हम आपके घर खेलने आना चाहते हैं और मीठे मीठे आमों को भी खाना चाहते हैं। रामू काका कहते हैं कि अच्छा आ जाओ बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी होगी, आप यहाँ पर खेलेंगे। तो अक्सर यहाँ पे पेड़ पौधों पर हमें कौवे पक्षी वगैरह दिखाई देते थे, लेकिन आज आपकी किलकारियों से हमें बहुत आनंद होगा। तो जानते हो, आप भी तो कभी कभी आम के पेड़ पर तो चढ़े होंगे ना। तो रामू काका के घर जाते हैं। रामू काका पेड़ पर चढ़कर बहुत सारे आम टप 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 करते हुए नीचे गिरा देते हैं और बच्चे बहुत खुश होकर हंसते हुए उन आमों को बटोरते हैं। तो आमों को बटोरने के बाद बच्चों का और एक प्लान था। वे सोचते हैं कि यहाँ पे झूला झूलेंगे। तो यहाँ पे वे झूला डाल लेते हैं। निम्मी छप्पर पर से रस्सी निकालती है और झूले को डालती है और सब बारी बारी से झूला झूलना शुरू करते हैं। तो झूला झूलते झूलते चुक्की की बारी आती है और वे बहुत आनंद से मजे से झूला झूलते झूलते वह नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद वह रोने लगती है, मुझे बहुत जोर की चोट लगी है, कोई आकर मुझे बचाओ बचाओ करके रोती है। तो उस समय जब्बार कहता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, खेल में चोट तो लगी रहती है, बहादुर बच्चे रोते नहीं हैं। तो सब उसके रोने की आवाज़ को सुनकर हंसने लगते हैं। तो वह भी सचेत हो जाती है और वह अपने दुख को भूल जाती है और हंसना शुरू कर देती हैं और सब बच्चे अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई है। यह छोटी सी कहानी है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कहानी के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में साहस का बड़ा महत्व होता है। साहस के द्वारा ही मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य साहस के बल पर आगे बढ़ता है उसी की जीत होती है। अब मैं दूसरे कहानी पर आना चाहती हूँ, सच्चा दोस्त। बच्चों, आपके तो कई दोस्त होंगे। उनमें से कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ सच्चे दोस्त होते हैं जो एक दूसरों की सहायता करते रहते हैं। इस कहानी में भी एक छोटे बच्चे की दोस्ती किससे हुई बताऊं? एक पेड़ से होती है। वह पेड़ उसको बहुत अच्छा लगता है और उस पेड़ से उसकी दोस्ती होती है। तो इस कहानी में, सच्चे दोस्त की कहानी में, एक बालक रहता है। वह अपने इस पेड़ से दोस्ती करता है और वहीं पे खेलते रहता है और खेलते खेलते वहीं पे सो जाता है और वहाँ की पत्तियों से वह माला भी बनाता है। और लेकिन बाद में क्या होता है, देखिए, कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोनों की मित्रता इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वह उसके बिना नहीं रह पाता। लेकिन जीवन तो गतिशील होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे अपने जीवन का भरण पोषण भी तो करना पड़ता है। वह शहर जाना चाहता है। शहर कुछ नौकरी ढूंढना चाहता है। नौकरी ढूंढने के लिए वह जैसे ही शहर जाना चाहता है तो वहाँ पे एक नदी बहती है। उस गांव और शहर के बीच में एक नदी बहते हुए रहती है। तो अमर सोचता है, उस बालक का नाम है अमर। उस बालक का नाम क्या है? अमर। अमर सोचता है कि अब मैं इस पेड़ के पास जाऊंगा और इसकी सहायता लूंगा। और वह अपनी व्यथा सुनाता है। पेड़ कहता है कि घबराओ मत मेरे मित्र, मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। तो तुम एक काम करो, मेरे डालियों को तुम तोड़ लो और एक नाव बना लो। तो वह वैसे ही करता है। नाव बनाकर वह
उस पार चले जाता है और बहुत अच्छी नौकरी ढूंढकर बहुत पैसे कमाता है। क्या करता है वह? बहुत बहुत पैसे कमाता है और उसको ने क्या फिर से घर की याद आती है। जैसे ही उसको घर की याद आती है तो वह सोचता है कि मुझे अब गांव जाना चाहिए। तो वह गांव जाने के पहले यहाँ पे क्या स्थिति हुई है इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। यहाँ पे आंधी और तूफान आता है और उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और इस बर्बाद हुए घर से वह घर से बेघर हो जाता है। फिर से वह अपने दोस्त के पास आता है और दोस्त से कहता है कि मेरा घर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, अब मैं किस घर में रहूँगा। तो वह पेड़ कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे दोस्त होते हुए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरा तना काट लो और मैं अपने जान की परवाह नहीं करूँगा। दोस्त के खातिर मैं अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। मेरे तने को काट लो और घर बना लो। तो उसी का पालन करते हुए वह घर बना लेता है और मज़े से रहता है। कुछ दिनों के बाद अमर बूढ़ा हो जाता है। व्यक्ति तो कभी ना कभी बूढ़े तो हो जाते हैं ना, उसी तरह से वह भी बूढ़ा हो जाता है और एक दिन ठंड के मारे वह थर थर कांपने लगता है। तो फिर से वह पेड़ के पास जाता है। पेड़ कहता है कि मेरे सूखे लकड़ियों से तुम अपने इस ठंडी को भगा सकते हो। तो वह वैसे ही करता है और एक दिन पेड़ मर जाता है। पेड़ मर जाता है लेकिन अमर बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि वह भी तो बूढ़ा हो गया है ना। तो वह अभी तक तो वह दूसरों की सहायता लेते रहा, अब उसका दोस्त भी चला गया। तो वह क्या करता है, कुछ पौधे लगाता है। पौधे लगाकर फिर से उसका पालन पोषण करना चाहता है। देखो बच्चों, जब हम दूसरों का पालन पोषण करेंगे तो वह महान कार्य माना जाता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। पेड़ पौधे मनुष्य की अक्षय संपदा मानी जाती है। पेड़ खुद कहते हैं कि मनुष्यों का जन्म होने के पहले ही हमारा जन्म हुआ। इसीलिए पेड़ों का पालन पोषण अपनी संतान के समान करना चाहिए। वृक्षो रक्षति रक्षितः। जब आप वृक्षों की रक्षा करेंगे तो वृक्ष भी आपकी रक्षा करेंगे। तो पुराने ज़माने में शकुंतला नामक स्त्री पहले पेड़ों को पानी पिलाने के बाद ही खुद पानी पीती थी। तो यह हमारे पुराने कथाओं में लिखा गया है। तो उसी तरह से मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि जब आप छुट्टियों में छुट्टी बिताकर फिर से पाठशाला में आएंगे तो आपको एक ही काम करना होगा। हर एक विद्यार्थी 2-2 पौधों को लाएंगे और उन पौधों को लगाएंगे और हमारी धरती को हरा भरा बनाएंगे। यह आपसे विनती है। तो इस प्रकार यह कहानी भी समाप्त हो जाती है, सच्चा दोस्त। अब हम एक कहानी पर आएंगे। उस कहानी का नाम है साहसी सुनीता। साहसी सुनीता। साहसी सुनीता एक ऐसी कहानी है जो अपने साहस का प्रदर्शन करती है। और यह एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की रहती है और वह मोल मजदूरी करने वालों का एक परिवार रहता है। बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं, जंगल के पास आसपास ही समझो। तो वह अपने साहस का प्रदर्शन करती हैं। तो साहसी सुनीता यह कहानी मैं आपको सुनाने के पहले आपको एक विषय के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ बच्चों। तो यहाँ पे जब चिपको आंदोलन चला था तो उस समय गौरा देवी नामक एक स्त्री पेड़ों की रक्षा करने के लिए वह पेड़ों से चिपक जाती है और ठेकेदारों से उन वृक्षों की रक्षा करती हैं। तो यह आपने सोशल स्टडीज में पढ़ा होगा चिपको आंदोलन। तो वह इतनी साहसी नारी है कि उन्होंने पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपने आप को समर्पित करने की ठानी है। तो ये एक ऐसा आंदोलन था जहाँ पे अलकनंदा नदी में बाढ़ आ गई थी और हमारा भारत चीन देश से युद्ध कर रहा था। तो बाढ़ के कारण वहाँ पे जाने का मार्ग वह पूरी तरह से
रद्द हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि सैनिकों को उस स्थान पर जाने के लिए यहाँ से मार्ग खोला जाए, लेकिन पेड़ों में भी तो जान होती है, तो इसलिए उन्होंने पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने के लिए सोचा था। तो इसका नाम है गौरा देवी। उनका नाम क्या है? गौरा देवी। उसी तरह से उन्होंने साहस का प्रदर्शन किया था। तो साहसी सुनीता नामक कहानी में जंगल से वे ने क्या घास लेकर आ रही थी। क्या लेकर आ रही थी? घास लेकर आ रही थी। तो रास्ते में एक रेल की पटरी दिखाई देती है, और यह रेल की, इस चित्र में देखिए रेल की पटरी टूटी हुई है, और उस टूटी हुई पटरी को देखकर वह बहुत घबरा जाती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, यहाँ की पटरी तो टूटी हुई है, ये अभी दूर थोड़ी देर में रेल आने वाली है, इसका हम क्या करें? तो उसकी माँ कहती है कि जब भी हम लाल रंग की बत्ती दिखाते हैं तो वह रेल रुक जाती है, तो चलो हम एक काम करेंगे, हमारे पास में लाल रंग का दुपट्टा है, इस दुपट्टे को हम जोर जोर से हाथ से हिलाएंगे तो वह रेल रुक जाएगी। तो दोनों ने वैसे ही किया। दूर से गाड़ी आ रही थी, गाड़ी के आने का संकेत हो रहा था, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से लाल रंग की ओढ़नी उठाकर उन्होंने जोर जोर से हिलाया और वह गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने के बाद वे क्या करते हैं जानो? वहाँ से ने क्या गाड़ी चालक आता है और कहता है कि क्या बात है, आपने गाड़ी क्यों रोकी है? तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे यह पटरी टूटी हुई है, तो यदि यहाँ पे गाड़ी आ जाती तो पूरा एक्सीडेंट हो जाता था, तो इसलिए हमने इस एक्सीडेंट को बचाने के लिए हमने गाड़ी को रोकना पड़ा हमें। तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो हमारे भारत देश में क्या एक बात है कि साहस का प्रदर्शन करने वालों को हर साल 26 जनवरी के दिन पुरस्कार दिया जाता है। उसी तरह से इस सुनीता को अपने साहस के कारण पुरस्कार मिला। तो यह साहसी सुनीता है। आप भी साहस के साथ आगे बढ़िए। साहस ही जीवन है। साहस, दूसरों की रक्षा करना हमारा धर्म है। दूसरों की रक्षा करना क्या है? हमारा धर्म है। जब भी कोई मुसीबत में फंसा रहता है तो उसको हम सहायता करें। जीवन के अंतिम क्षण तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मालावत पूर्णा, जब वह हिमालय पर्वत पर चढ़ी थी तो उसको भी बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, लेकिन उन्होंने साहस का प्रदर्शन करके उस चोटी तक पहुंच गई है। तो बच्चों, इस कहानी से आप एक ही बात सीखें कि धैर्य और साहस के बल पर आगे बढ़े। आजकल तो कोविड का ज़माना है। इस कोविड के समय हमारे भारत देश में या विदेशों में डॉक्टरों ने, पुलिसकर्मियों ने और नर्सों ने अपना साहस का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारा कार्य किया है। वे रोज ड्यूटी पर डटे रहते थे। तो उसी तरह से हम भी हमारे देश के बारे में सोचें। जो देश के बारे में सोचता है वही देश का सच्चा नागरिक कहलाता है। तो आप भी साहसी बनो, साहस का कार्य करो, साहस के बल पर आगे बढ़ो। तो इसके बारे में एक छोटी सी कविता है जो हमें उससे सीखना है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है 100 बार फिसलती है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं जाती। साहस करने वालों की हार नहीं होती। साहस जो करते हैं वे कभी हारते नहीं हैं। तो साहस ही जीवन है। सबसे बड़ी शिक्षा होती है साहस। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मैं आपको और एक कहानी बताना चाहती हूँ। राजा बदल गया। राजा बदल गया। आप सोच रहे होंगे कि राजा कैसे बदल सकता है? राजा तो सबसे बड़ा होता है, वह कैसे बदल सकता है? तो यह कहानी बहुत ही मजेदार कहानी है। इस कहानी में हमें एक राजा के विचारों के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
देखिए, समाज में तरह तरह के रोग होते हैं। तो जो भी ने क्या, समाज परिवर्तनशील है। कैसे है समाज? परिवर्तनशील है। अच्छी अच्छी बातों से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरों का दिल जीत सकते हैं। तो एक बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, वह पड़ोसी देश पर आक्रमण करता था और वहां की संपत्ति को लूटकर अपने राज्य का विस्तार करता था। तो यह उसकी नित्य की परंपरा हो गई थी। तो ऐसे ही राज्य लूट लूट कर वह अपने राज्य का विस्तार करते गया था। तो ऐसे इसी के बारे में यह कहानी है कि राजेश नाम का एक लड़का जंगल से जा रहा था। कहाँ से जा रहा था? जंगल से जा रहा था। तो जंगल से जाते समय उसे एक चमकीली वस्तु पर उसकी नजर पड़ी और उस चमकीली वस्तु को देखता है तो वह एक सोने का सिक्का था। क्या था बोलो? सोने का सिक्का था। तो उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर देखता है कि यह तो बहुत चमक रही है, लेकिन यह मेरे किस काम की है? यह मैं तो इसे बार बार देख रहा हूँ, लेकिन बहुत सुंदर लग रही है। लेकिन पराया धन पाप के समान होता है। किसके समान होता है? पाप के समान होता है। पराई चीज को हमें अपने पास रखना नहीं चाहिए। तो इसलिए पराई चीज को हम अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो वह सोचता है कि मैं इसे अपने पास न तो रख सकता हूँ और न ही किसी को दे सकता हूँ। तो इसके बारे में कुछ न कुछ तो सोचना चाहिए। तो वह धीरे धीरे आगे जाने लगा। तो वहाँ पे उसको एक साधु सन्यासी महात्मा माला जपते हुए दिखाई दिए। हाथ में जपमाला लेकर जप रहे थे और वह आराम से जा रहा था। तो राजेश सोचता है कि क्यों न यह सिक्का मैं साधु के हाथ में दे दूं, उसके कुछ न कुछ काम आ जाएगा। तो वह राजेश उस सिक्के को साधु सन्यासी के हाथ में थामते हुए कहता है कि महाराज, मुझे यह सिक्का मिला है, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो साधु कहते हैं कि यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के क्या काम आएगा? हम तो जपमाला जपते हुए दूसरों को उपदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हें एक काम करना होगा, जो भी गरीब व्यक्ति दिखाई देगा उसको तुम यह सिक्का दे दो ताकि वह अपना पेट भर सके। तो राजेश बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह सिक्का ऐसे ही व्यक्ति को देना है जिसको इसकी जरूरत है। तो वह आगे बढ़ते जाता है। तो राजेश आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा था, रास्ते पे जा रहा था, जंगल में जा रहा था। तो जंगल में उसे एक राजा की सेना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है बच्चों? राजा की सेना। राजा घोड़े पर बैठकर अपनी सेना को लेकर जा रहे थे। तो उसके पीछे पीछे कुछ सैनिक भी जा रहे थे। तो राजेश एक सैनिक से पूछता है कि तुम्हारा राजा घोड़े पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पधार रहे हैं? तो वह सैनिक कहता है कि हमारे राजा का नाम है शूरसिंह, वे पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं। तो पड़ोसी देश पर आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं? क्या उनके पास धन दौलत नहीं है क्या? राजेश पूछता है। अरे उनके पास में बहुत धन है, लेकिन धन की कामना बढ़ गई है उनको, इसलिए वह पड़ोसी देश पर आक्रमण करके वहाँ की संपत्ति को लूटना चाहते हैं और अपने स्वाधीन करना चाहते हैं। तो राजा के इस ऐसे बर्ताव को देखकर वह सोचता है कि राजा तो बहुत गरीब लग रहा है, उसके पास में धन है लेकिन वह धन किसी के काम का नहीं है, तो क्यों न मैं यह सिक्का राजा को दे दूं। तो वह सोचकर उस सिक्के को राजा के हाथ में थमा देते हैं कि लीजिए महाराज, यह सिक्का आप अपने पास रखिए। तो राजा उस सिक्के को इधर उधर देखते हैं, अल्टा पलटा कर देखते हैं और सोचते हैं कि अरे बालक है वत्स्य, तुम यह सिक्का मुझे क्यों दे रहे हो? राजा आपके किसी न किसी काम में आ जाएगा, इसको आपने क्या अपने पास रख लीजिए। तो वह कहता है कि क्या मैं राजा हूँ? राजा मैं कौन हूँ? मैं राजा हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो वह कहता है कि रख लीजिए सर, रख लीजिए राजा, यह तो मेरे काम का नहीं है, मैं इतने पैसों का क्या करूँगा, तुम अपने पास रख लो। तो राजा इस छोटे से बालक के कारण राजा में बहुत परिवर्तन आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अरे
इस छोटे से नन्हे से बालक ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरे पास तो धन दौलत सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं? इस बालक के हाथ से सिक्का लेकर मैं क्या करूं? वह अपनी सेना को फिर से वापस चले जाने के लिए कहता है और राजा अपनी पूरी संपत्ति लोगों में बांट देता है। क्या करता है? अपनी पूरी संपत्ति को लोगों में बांट देता है और वह एक तपस्वी बन जाता है। तो यह कहानी हमें किसी अशोक की कहानी से मिलती जुलती है। यह सम्राट अशोक भी ऐसे ही बहुत राज्यों पर लूटपाट करते थे और राज्यों उनको कभी किसी की वजह से ज्ञानोदय होता है। तो यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो गई है। तो इस कहानी में हमें राजा को अपने कर्तव्य का बोध एक छोटे से बालक के द्वारा होता है, यह शिक्षा मिलती है। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि दूसरों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। दूसरों पर आक्रमण करना यह बहुत बुरी बात है और धर्म और न्याय के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान से ही हम दुनिया को बदल सकते हैं, बिना ज्ञान से हम दुनिया को बदल नहीं सकते। ज्ञान में वह शक्ति होती है कि दूसरों के मनोभावों को हम बदल सकते हैं। इसलिए आप सब बच्चे ज्ञान को बढ़ाओ। ज्ञान ऐसा होता है कि यह एक धन के समान है। ज्ञान कैसा क्या है? यह धन है। धन 3 प्रकार के होते हैं, गोधन, गजधन और बाजधन। गो का अर्थ होता है गाय। जिसके घर में गाय होती है वह बहुत ही धनवान होता है। गाय की हर एक चीज दूसरों के काम में आती है और वह धनवान होता है। गजधन, गज का अर्थ होता है हाथी। गज का अर्थ क्या है? हाथी। जिसके पास में हाथी होती है वह भी धनवान होता है, क्योंकि हाथी का पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल है। उसको जितना खिलाते जाओगे वह उतना ही खाता है। बाजधन, बाज का अर्थ होता है घोड़ा। बाज को क्या कहेंगे हम लोग? घोड़ा। बाज का अर्थ होता है घोड़ा। जिसके पास में घोड़ा होता है उसे किसी मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं होती है। वह किसी भी उबड़ खाबड़ रास्ते पर दौड़ लगा सकता है, कहीं पर भी वह जा सकता है और इसीलिए वह भी बहुत ही बलवान और बहुत ही धनवान होता है। लेकिन ज्ञान रूपी धन, गोधन, गजधन, बाजधन, शिक्षा रूपी धन, शिक्षा रूपी धन को हम जितना खर्च करते जाते हैं उतना ही वह बढ़ते जाता है। इसीलिए सब धनों से महान धन होता है ज्ञान रूपी धन। ज्ञान में वह शक्ति होती है कि हम दुनिया के किसी भी जगह पे चले जाएं, हम महान बन जाते हैं। हमारी वाहवाही होने लगती है और सभी तरह से हमारे तारीफ होने लगती है। तो आपने सुना, यह कैसे लगी आपको यह कहानी? राजा एक छोटे से बालक के कारण यहाँ पे उसके मन में परिवर्तन आ गया है। यह कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है और अब हम जाएंगे दूसरे कहानी पर। उस कहानी का नाम है धरती की आंखें। धरती की आंखें। क्या धरती की आंखें? हाँ, धरती की आंखें। कहानी में धरती की आंख भी होती है। बच्चों, यह एक ऐसी कहानी है कि एक राजा था, वह हमेशा सपने देखा करता था और सपनों में वह बहुत अच्छी अच्छी बातों को जानता था और अपने राज्य का विस्तार करता था। राज्य की, प्रजा की, जो राजा वही होता है जो प्रजा की भलाई के बारे में सोचने वाला। तो धरती की आंखें बताने के पहले मैं आपको एक कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताना चाहती हूँ। वह यह है कि उपग्रह, मैं किसकी जानकारी देना चाहती हूँ? उपग्रहों की। उपग्रह किसे कहते हैं? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह कहते हैं।
और धरती का उपग्रह है चंद्रमा। धरती का उपग्रह क्या है? चंद्रमा धरती का उपग्रह है। धरती का उपग्रह हमेशा हमारी सहायता करते रहता है। धरती तो ऐसे उपग्रह, जो कुछ उपग्रह होते हैं जो नैसर्गिक होते हैं, अपने आप ही उत्पन्न होने वाले रहते हैं। कुछ उपग्रह होते हैं मानव निर्मित उपग्रह। तो आजकल मानव निर्मित उपग्रह बहुत सारे अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं, उनकी होड़ लगी हुई है। पहले अमेरिका और रशिया, रूस देश एक के बाद एक उपग्रहों को भेजते थे। आजकल भारत भी उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित कर रहे हैं। बहुत सारे उपग्रह स्थापित हो चुके हैं। बच्चों, इन उपग्रहों की उपयोगिता क्या है आप जानते हो? इन उपग्रहों से हमें बहुत सारा समाचार मिलता है। दुनिया के कोने कोने का समाचार हमें प्राप्त होता है। समुद्र में तूफान उठने वालों की जानकारी मिलती है हमें, और कौन सा देश कब आक्रमण कर रहा है इसकी भी जानकारी मिलती है। समुद्र के अंदर क्या क्या खनिज पदार्थ हैं और धरती के अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ हैं, लोहा, तांबा, अभ्रक जैसे कहाँ पे कौन सा पदार्थ है, कहाँ पे कौन सी वस्तुएं मिलती हैं, यह इन उपग्रहों के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। तो इस कहानी में भी उपग्रहों की चर्चा की गई है। तो धरती की आंखें, यह कहानी एक राजा की कहानी है। किसकी कहानी है? एक राजा की कहानी है। एक राजा था, वह नित्य सपने देखा करता था और उन सपनों को साकार करना भी चाहता था। जब भी वह सपना देखता था, अपने दरबार लगाकर लोगों को, दरबारी लोग यानी वहाँ पे दरबारी जो रहते हैं ना, उनको वह अपने सपने के बारे में बताता था और उनको साकार करने के लिए भी सलाह देता था। कुछ सपने साकार हो जाते थे तो वह मुंह मांगा इनाम देता था, तो कुछ सपने ऐसे ही रह जाते थे तो वह कभी भी दूसरों पर नाराज नहीं होता था और ऐसे उनका राज्य चल रहा था। तो जानते हो बच्चों, यह राज्य दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा था, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा था। क्या हो रहा था? आगे बढ़ रहा था। तो ऐसे आगे बढ़ने वाले राज्य पर सब कुछ विपदाएं भी आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है। जब राज्य बढ़ जाता है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि उसका राज्य पूरी तरह से दूर दूर तक फैल गया था। तो कहाँ पे क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं मिलती है। कभी कहीं उत्सव होते रहता है तो कभी किसी स्थान पर आक्रमण होने वाला रहता है, या कभी उसकी नावें पानी में समुद्र में डूब जाती हैं, तो इसकी भी खबर नहीं थी। तो वह कोशिश करते रहता है कि क्या करना है, इसके बारे में सोचते रहता है। क्या करता है? वह हमेशा अक्सर सोचा करता है। तो एक दिन वह चांदनी रात में सो रहा था और चांदनी रात का आनंद ले रहा था और सोच रहा था कि मैं काश मैं चांद के पास पहुंच जाता तो कितना अच्छा होता। मैं भी अपने राज्य को ऊपर से नीचे देखता और उसमें क्या क्या प्रगति करना है उसके बारे में सोचता। तो ऐसे ही सोचते सोचते उसकी नींद लग जाती है। क्या लग जाती है? नींद। नींद में वह सपनों को सोचते सोचते उसको एक उपाय आता है। वह सोचता है, उसको कुछ दिखाई देता है। तो चांद के दो बड़ी बड़ी आंखें, कितनी आंखें? दो बड़ी बड़ी आंखें और एक मुंह दिखाई देता है, और वह चांद उससे बातचीत कर रहा है। क्या कर रहा है उससे? चांद बातचीत कर रहा है और कुछ समझा रहा है। तो चांद कहता है कि तुम्हारे पूरब की ओर उत्सव मनाया जा रहा है, अब कुछ ही समय में तूफान आने वाला है। मैं तुमको संकेत कर दूंगा कि तूफान से बचने की कोशिश करो तुम, और तुम्हारे राज्य पर कोई आक्रमण करने वाले हैं, तो इससे तुम्हें सावधान होना है। तो इन बातों को देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है कि मेरा एक अच्छा साथी मिल गया है, ऊपर से मुझे कुछ न कुछ संदेश भेज रहा है। तो सोते सोते वहाँ उसके सपने
सपनों में खो जाता है, सुबह हो जाती है और अरे यहाँ तो कोई चांद नहीं है। सुबह उठने के बाद देखता है कि अरे मैंने तो सपना देखा है। क्या देखा है मैंने? सपने में सब कुछ देखा है। तो वह दरबार लगाता है, दरबार में अपने सपनों के बारे में लोगों को बताता है। तो लोगों को बताते हुए कहता है कि मुझे बहुत अच्छा सपना आया था, लेकिन मेरा सपना पूरा होगा या नहीं इसकी मुझे चिंता लगी है। मेरा मन विचलित हो रहा है, विकल हो रहा है। तो एक वृद्ध व्यक्ति कहता है कि राजन, तुम्हें ऐसे दुख होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवश्य भविष्य में तुम्हारा सपना साकार हो जाएगा। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तुम सपने सच हो जाएंगे तुम्हारे, और तुम देखोगे कि मैंने जो सपना देखा है वास्तविक घटना बन गई है। तो ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और न वह राजा रहा और न वह वृद्ध व्यक्ति, लेकिन राजा का वह सपना सचमुच पूरा हो गया। क्या हो गया? राजा का सपना सचमुच पूरा हो गया। और आज बहुत सारे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जा रहे हैं और अंतरिक्ष में जाकर वे धरती के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो आज एक ही आँख, दो ही आँख नहीं, राजा की धरती की आँखें, बहुत सारे उपग्रह धरती की आँखें बन गई हैं और धरती का निरीक्षण कर रहे हैं। और वहाँ पे उत्पन्न होने वाले, यानी धरती पर जो भी विस्फोट हो रहा है या जो भी सूचना अपने संकेतों के द्वारा लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, ऊपर से चित्र खींच रहे हैं। और उसी तरह से जब भी कोई संकट आने वाला है उसकी जानकारी हमें सबसे पहले ही मिल रही है। यहाँ तक कि वातावरण की जानकारी भी हमें उपग्रहों के द्वारा मिल रही है। किनके द्वारा? उपग्रहों के द्वारा। उपग्रहों के द्वारा हमें वातावरण की जानकारी मिल रही है और कहाँ पे कौन सा खनिज पदार्थ है इसकी भी जानकारी हमें मिल रही है। तो इस प्रकार आप जो उपग्रह है ना, वह शिक्षक का भी काम कर रहे हैं, किसानों की मदद कर रहे हैं। आप जो यह कार्यक्रम देख रहे हैं, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम देख रहे हैं, वह उपग्रहों के कारण ही है। घर बैठे बैठे आप जो ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम देख रहे हैं ना, वह सब उपग्रहों के कारण है। तो धरती की आँखें, बहुत सारी आँखें यहाँ वहाँ सबकी नज़र को ढूंढ रही हैं और सबसे मिलजुल कर रहने की कामना कर रहे हैं। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि राजा को कर्तव्यपरायण और धर्मनिष्ठ होना जरूरी है। वह हमें अपने राज्य के प्रजा की भलाई के बारे में सोचना है और कभी भी अन्याय होते नहीं रहना चाहिए। अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपनों को देखो और साकार करो। सपनों को देखकर उसके साकार करने की कोशिश करना है। हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है। तो अब कोविड-19 आ गया है, लेकिन ऐसे ही रह जाएगा क्या? कुछ दिनों के बाद इसमें भी तो कुछ बदलाव आ जाएगा। यह समस्या भी दूर हो जाएगी और इस समस्या को दूर करने के बाद हमें अपने भविष्य में क्या करना है, हमें कौन कौन सी योजनाएं बनानी है, वे भी, उसके बारे में भी हमें सोचना है। अभी से एक प्लानिंग बनानी है। बच्चों, अभी हमेशा आपने क्या ऐसे नाराज़ मत हो, अपने धैर्य को मत खो। धैर्य साहस के बल पर हमें आगे बढ़ना है। और कभी कभी सपने भी सच हो जाते हैं और उन सपनों को देखना और अच्छे अच्छे बातों को सीखना हमें इस कहानी के द्वारा मिलती है। किसके द्वारा मिलती है? कहानियों के द्वारा मिलती है। पुराने ज़माने में दादा दादी, नाना नानी हमें अपने पास बिठाकर सोते समय बहुत सारी कहानियाँ बताती थी और इसीलिए उन कहानी से हमारा मनोबल बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ रहा है। तरह तरह की किताबें आपको मार्केट में मिल जाती हैं। हमारे संस्था में भी चंपक जैसी किताबें देकर बच्चों का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। तो कहानियों को पढ़ना बहुत ही अनिवार्य बन गया है। अब एक कहानी है जो बताने जा रही, वह है चावल के दाने। पुराने ज़माने में चावल का दाना अंडे के बराबर होता था। अंडे जैसा अन्न का दाना।
एक चावल का दाना खा लेते थे तो उनकी पेट भर जाती थी। तो ऐसे चावल के दाने हुआ करते थे, लेकिन कालांतर में चावल के दाने बहुत ही बारीक बन गए हैं, बहुत ही छोटे बन गए हैं। तो इस चावल के दाने, यह ऐसी कहानी है राजा कृष्णदेवराय। राजा कृष्णदेवराय कृष्णदेवराय की कहानी है। वे विजयनगर साम्राज्य के राजा है। आंध्र प्रदेश के विजयनगर साम्राज्य के राजा है कृष्णदेवराय। उनके पास में एक बहुत अच्छा कवि हुआ करता था, उसका नाम था तेनालीराम। विजयनगर साम्राज्य। तो तेनालीराम के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय आपको देना चाहती हूँ। तेनालीराम बहुत ही महान व्यक्ति है, आप तो जानते हैं। उनको विकट कवि भी कहा जाता है। बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही महान व्यक्ति है, उनको बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। तो तेनालीराम जो है ना, वे वास्तव में पढ़े लिखे नहीं हैं। औपचारिक तौर पर उन्होंने कोई शिक्षा प्राप्त नहीं की, और वे काली माता के भक्त थे। किसके भक्त थे? काली माता के भक्त थे, और काली माता की आराधना करते थे। तो काली माता ने एक बार उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें जो वर मांगना हो मांगो। तेनालीराम कहते हैं कि मैं अत्यंत ज्ञानी बनना चाहता हूँ, मुझे ज्ञान की आवश्यकता है। तो काली माता ने उनके इस जो वाक्य बताया ना, मैं ज्ञानी बनना चाहता हूँ, इसको उन्होंने पूरा कर दिया और कहा कि उनको 2 कटोरे दिए। एक इसमें दूध था और दूसरे इसमें दही। उन्होंने कहा कि जब तुम दूध पियोगे तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, और दही पियोगे तो उसमें आपको धन की प्राप्ति होगी। दूध से ज्ञान की प्राप्ति होगी और दही से धन की प्राप्ति होगी। तो तुरंत तेनालीराम क्या करते हैं, दोनों कटोरे को एक के बाद ऐसे पी जाते हैं, दही और दूध। क्या करते हैं? दही और दूध। तो माता कहती है कि अरे तुमको मैंने एक ही कटोरा पीने के लिए कहा और तुमने दोनों पी लिए, ये क्या बात हुई? तो मैं तुमको एक ही काम करूंगी, मैं वह है कि तुम विकट कवि बन जाओगे। कैसे कवि बन जाओगे? तुम्हें तो ज्ञान रहेगा, लेकिन तुम विकट कवि बन जाओगे। और इस प्रकार तेनालीराम बहुत अच्छे कवि बन गए, और श्री कृष्णदेवराय के अष्टदिग्गज कवियों में उनका नाम बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। तो यहाँ पे तेनालीराम के एक गुरु भी, यानी श्री कृष्णदेवराय के पास में एक गुरु थे, वे तथाचार्य। हमेशा तथाचार्य तेनालीराम को कोई न कोई विपत्ति में फंसाना चाहते हैं। तो तेनालीराम अपने चौकसी और अपने ज्ञान के कारण उन सभी विपदाओं से बाहर आते रहते थे। बच्चों कैसे हैं ना तेनालीराम? आप तो आजकल तो तेनालीराम के सीरियल बहुत से आ रहे हैं, और कभी कार्टून नेटवर्क में भी तेनालीराम के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो तेनालीराम को देखने से हमें हंसी भी आती है, कितने बहुत अच्छे नज़र आते हैं, और उनके करतूते कारनामे और भी अच्छे नज़र आते हैं। तो यहाँ पे चावल के दाने, इस कहानी में तेनालीराम और श्री कृष्णदेवराय के बारे में यह कहानी है। यह बहुत ही मज़ेदार कहानी है, ज्ञानवर्धक कहानी है, और इस कहानी को मैं अब सुनाने जा रही हूँ। श्री कृष्णदेवराय विजयनगर के प्रतापी, शूर और वीर राजा थे। कैसे राजा थे? प्रतापी, शूर और वीर। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी और बहुत अच्छे हुआ करती थी, बहुत अच्छा हुआ करता था उनका राज्य। जब पहली बार तेनालीराम हम्पी से हम्पी पहुंचे थे, यानी श्री कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे ना, तो वे तेनाली से हम्पी पहुंचते हैं। हम्पी पहुंचने के बाद पहली बार उनकी मुलाकात श्री कृष्णदेवराय से होती है। किन से होती है? श्री कृष्णदेवराय।
तो तब श्री कृष्णदेव राय उनको एक कविता सुनाने के लिए कहते हैं। उनको क्या कहते हैं बच्चों? आप भी तो कुछ कविताएं वगैरह लिखते होंगे अपने, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं, आप में तो बहुत टैलेंट है। उसी तरह से ये भी बहुत ही महान, उनसे बहुत प्रभावित होकर वो कहते कि मुंह मांगा इनाम मांगने के लिए कहते हैं। तो तेनालीराम कहते हैं कि मैं सिर्फ, मुझे यहाँ पे शतरंज की बिछात बची हुई है, उसमें से एक एक खाने में, पहले खाने में एक, दूसरे खाने में दो, उसके तीसरे खाने में 4 ऐसे दाने, चावल के दाने रखते जाएंगे और यही मेरा इनाम होगा। तो कृष्णदेव राय कहते हैं कि आपको दान में सिर्फ चावल के दाने चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? अरे चावल के दाने का भी मूल्य होता है, मुझे चावल के दाने ही चाहिए, मुझे सोना नहीं चाहिए। तो अपने सैनिकों से कहते हैं कि चावल के दाने रखने के लिए कहते हैं। तो ऐसे चावल के दाने रखते रखते करोड़ों चावल के दाने उसमें चले जाते हैं और राज्य का पूरा जो धान होता है ना, चावल के बुरे, तेनालीराम के हवाले हो जाते हैं और राज भंडार खाली हो जाता है। तब तेनालीराम कहते कि बस बस, अब है मुझे और कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे उपहार कुछ भी नहीं चाहिए था। मैं आपको एक विषय समझाना चाहता था कि वह है कि छोटे से छोटे वस्तुओं का भी जीवन में मूल्य होता है और इसीलिए इस बात को बताने के लिए मैंने चावल के दाने मांगे थे। तो इस प्रकार तेनालीराम अपने राजा, यानी तेनालीराम को राजा बहुत चाहने लगे और राजा तेनालीराम का दिल जीत जाते हैं और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। यह कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। तो चावल के दाने, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि छोटी से छोटी चीज़ का भी जीवन में मूल्य होता है। युद्ध में हम लोग तलवार का उपयोग करते हैं और कपड़े सीने के लिए सुई का उपयोग करते हैं। सुई से युद्ध नहीं किया जाता और कपड़े सीने के लिए तलवार का उपयोग नहीं किया जाता। हर एक चीज़ का अपने अपने स्थान पर महत्व होता है और बुद्धिमत्ता के द्वारा हम दूसरों के दिल को जीत सकते हैं। किसी भी विजय को पाने के लिए हमें सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। जब हम नकारात्मक दृष्टि से कोई भी काम करेंगे तो वह काम पूरी तरह से सफल नहीं होगा। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है बच्चों। तो कहाँ चावल के दाने कहानी से आपने कुछ न कुछ तो सुना होगा ना। तो मैं आपको और एक कहानी बताना चाहती हूँ, वह है गाने वाली चिड़िया। कौन सी कहानी है? गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया। यह एक ऐसी कहानी है, इस कहानी से बहुत मजा आता है। तो एक राजा था, उसे अपने राज्य पर बहुत गर्व था, अपने महल पर बहुत गर्व था। दूर दूर से पर्यटक, सैलानी या यात्रियों को कहते हैं, पर्यटक भी कहते हैं, सैलानी भी कहते हैं, और वे दूर दूर से यात्रा करके उस राज्य के महल को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अपने महल को देखने के बाद उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। तो राजा ने यात्रा वृत्तांत में पढ़ने के बाद वृत्तांत को पढ़ा और वृत्तांत को पढ़ने के बाद उनको एक विशेष बात लिखी हुई दिखाई दी, गाने वाली चिड़िया। एक गाने वाली चिड़िया, राजा को इसकी खबर नहीं थी। राजा के जंगल में ही एक गाने वाली चिड़िया हुआ करती थी। तो राजा ने सोचा कि मैंने तो कभी इस चिड़िया के बारे में सुना भी नहीं। तो अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ उस गाने वाली चिड़िया को लेकर आओ। तो सैनिक जाते हैं और दूर दूर तक जाकर उस चिड़िया की खोज करने लगे। किसकी खोज करने लगे? चिड़िया की खोज करने लगे। तो वहाँ पे उनको एक लड़की दिखाई देती है जो ने क्या खेतों में काम कर रही थी। तो बहुत सारे लोग खेतों में अन्न उगाने का काम करते रहते हैं ना। आप भी कभी अपने खेतों में जाकर वहाँ पे कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, है ना बच्चों। तो वह भी काम कर रही थी। तो उसने कहा कि
मैं उस चिड़िया को जानती हूँ, गाने वाली चिड़िया को जानती हूँ कि जब भी मैं अपनी थकान दूर करना चाहती हूँ तो काम से मैं खेत का काम करके मैं बाहर आते रहती हूँ तो वह गाने वाली चिड़िया अपने सुमधुर स्वर में गाना सुनाकर मेरी थकान दूर करती थी। तो राजा को इसकी खबर देना चाहते हैं वे, और कहते हैं कि हाँ, राजा को उसकी खबर देना चाहते हैं और कहते हैं कि अरे गाने वाली चिड़िया को किसी न किसी तरह से राजा के पास लेके जाना है किसी भी हालत में। और वह लड़की चिड़िया के पास जाती है और कहती कि मेरा राजा तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ पे उपस्थित होना है। दूसरे दिन राज दरबार लगता है और वह गाने वाली चिड़िया फुर्र करके उड़ते हुए वहाँ पे दरबार में शामिल हो जाती है और अपने सुमधुर स्वर में राजा को गाना सुनाना शुरू करती हैं। राजा मंत्रमुग्ध हो जाते हैं गाने वाली चिड़िया के गाने को सुनकर और वे कहते हैं कि मेरी प्यारी चिड़िया, तुम मुझे इसी तरह से गाना सुनाते हुए यहीं पे रहो, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनाऊंगा। तो वह बहुत खुश हो जाती है, कुछ दिन तक राजा के पास रह जाती हैं। कुछ दिनों के बाद वह फिर से चली जाती है। राजा बहुत दुखी हो जाता है, राजा बीमार हो जाता है। क्या हो जाता है? वह बीमार हो जाता है और पलंग पर लेटे रहता है। और एक दिन उसके इलाज करने के लिए दूर दूर से लोग आते रहते हैं और उसकी इलाज करते रहते हैं। तो एक बात हुई, देखो, वह एक दिन सोते सोते चिड़िया चिड़िया मुझे गाना सुनाओ करके कहता है। तो लोग समझ जाते हैं, वहाँ पे रहने वाले सभी दरबारी समझ जाते हैं कि इसको गाने वाली चिड़िया का गाना सुनाने के बाद ही वह ठीक हो जाएगा। ऐसे सोचकर फिर से वो गाने वाली चिड़िया के पास जाकर उसको बुलाते हैं। तो गाने वाली चिड़िया आकर कहती है कि मैं आपको भी अपना गाना सुनाऊंगी और यहाँ पे मज़दूर लोगों को भी अपना गाना सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि मज़दूर लोगों को गाना सुनाने से वे अपनी थकान दूर करके बहुत तरोताज़ा हो जाएंगे। तो इसलिए मैं दोनों को अपना गाना सुनाना चाहती हूँ। तब राजा सोचता है कि अरे हाँ, चिड़िया तो ठीक ही कह रही है, क्योंकि मज़दूर वर्ग ही जो कुछ भी कार्य करते हैं उन्हीं के द्वारा तो यह राज्य चलता है। तो इसलिए हमें उनका भी ध्यान देना चाहिए। समाज में मज़दूर वर्ग बहुत ही महान होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समाज में मज़दूर वर्ग सबसे महान है। कौन सा वर्ग सबसे महान है? मज़दूर वर्ग, क्योंकि वह बहुत मेहनत मजदूरी करती है। परिश्रम ही जीवन है। जीवन में स्वार्थ को भूलकर मजदूरों और किसानों की सेवा करनी चाहिए। तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है और मैं और एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मैं समय हो गया? हाँ, अब तो यहाँ पे इन कहानियों को बताने के बाद हम लोग पुनरावृत्ति पर जाएंगे। कहानी मनोरंजन का एक साधन होती है। कहानी पढ़ने से नैतिक मूल्यों का विकास होता है। सपनों को देखो और साकार करो, ऐसे अब्दुल कलाम जी कहा करते थे। किसान हमारे अन्नदाता और सुखदाता है और बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य माना जाता है। तो मैं आपको एक परियोजना कार्य देना चाहती हूँ। अपनी मनपसंद कहानी के बारे में आपको लिखना है और जब भी आपके स्कूल खुलेंगे उस परियोजना कार्य को करके आएंगे। पेड़ का चित्र उतारकर पेड़ के बारे में 10 वाक्य भी लिखने हैं आपको। और यह परियोजना कार्य यहीं पर समाप्त हो रहा है और आप सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। आपने इतनी मुश्किल समय में भी आपने अपना समय निकाल कर हमारी कहानियों को सुना है और इसलिए मैं आपको बार बार धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे कर्मचारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया है और बोलने का बहुत ही, इस अवसर को कभी खोना नहीं चाहिए। और आगे हम लोग और भी अच्छी अच्छी कहानियों को लेकर आएंगे और आपका मन बहलाएंगे। धन्यवाद।